साथियों, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं किसकी तस्वीर है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं और फिलहाल ये दिल्ली से ही हैं सांसद, और इनका नाम है प्रवेश वर्मा। और कुछ दिन पहले भी इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये एक दलित युवक की हत्या के बाद, जिसकी हत्या कुछ मुस्लिम युवकों ने ही आपसी किसी रंजिश को लेकर कर दी थी, और वहाँ विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर एक सम्मेलन हुआ था उसी मोहल्ले में दिल्ली में। और वहाँ भी ये सांसद महोदय, ये महाशय वहाँ पहुँचे थे और इन्होंने वहाँ भी अपनी जुबान से जहर उगला था और इन्होंने मुसलमानों के प्रति बहुत ही ऐसी ऐसी बातें की, यानी ये बातें किसी गंदी गाली से कम नहीं थी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो मुसलमान हैं इनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने हमारे पर अत्याचार किए हैं, ये देश के गद्दार हैं, और इनको सबक कैसे सिखाना ये मैं बताता हूँ आपको। आप इनसे कभी कोई वस्तु नहीं खरीदें, इनकी दुकानदारी बंद करें, इनको आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर करें, और इसी प्रकार इनको सबक सिखाया जा सकता है। और जाने क्या क्या इन्होंने उस दिन ये बातें कही मुसलमानों के विरुद्ध शरेआम। मंच पर हजारों की संख्या में वहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुँचे और शरेआम इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की जो एक लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ लागू है, संविधान के अनुसार देश चलता है और ऐसे कानून बनाए गए हैं और देश धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ऐसे में एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस प्रकार की जो बातें करे तो आप सोच सकते हैं कि उसकी कैसी मानसिकता है, वो कैसे शरेआम मंच से एक संप्रदाय के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहा है और आम लोगों को भड़का रहा है। और साथियों, आपको मालूम है 2014 से इसी प्रकार की ये राजनीति, इसी प्रकार की पॉलिटिक्स, भाजपा जो केंद्र की सत्ता में है वो इसी प्रकार की राजनीति कर रही है। तो आप सोच सकते हैं आने वाले समय में अगर दोबारा 2024 में भाजपा सरकार केंद्र में सत्ता में आती है तो इसी प्रकार के लोग जो हैं वो इसी प्रकार के काम करेंगे, इसी प्रकार के भाषण देंगे, इसी प्रकार के उनके काम होंगे, इसी प्रकार जैसा कि आपको मालूम है दलितों के खिलाफ ये कितने अत्याचार बोलते हैं। भगवान को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले, राम तो साथियों जैसा कि आपको मालूम होगा, आपने रामायण पढ़ी होगी या आपने रामलीला भी देखी होगी, उसके अंदर जो पात्र हैं उनके माध्यम से आपको पता चला होगा कि राम तो वो हैं जिन्होंने एक भीलनी के बेर खाए थे, झूठे बेर खाए थे, लेकिन ये दलित, वो भी दलित ही थी। लेकिन ये जो भगवान राम को मानने वाले लोग जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बताते हैं और समझते हैं और इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और वो लोग दलितों के साथ कितने अत्याचार करते हैं उनको, जैसा कि आपको 2 साल पहले भी आपने देखा होगा गुजरात में कुछ 5-4 ऐसे दलित वर्ग के लोग थे जिनको गाय के नाम पर उनको नंगा करके उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की गई थी, उन्हें टॉर्चर किया गया था। ऐसी मानसिकता है। और फिर आप देख सकते हैं उसी प्रवेश वर्मा ने अभी 2 दिन पहले दिल्ली के ही जल बोर्ड के डायरेक्टर थे संजय शर्मा, वो यमुना के अंदर वहाँ एक अप्रूव्ड केमिकल ले जाकर वहाँ टीन पड़े हैं और वो वहाँ दिल्ली वो जा रहे हैं, जो उनका ड्यूटी है वो अपना कर्तव्य अपना निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी जो उनको दायित्व है सौंपा गया वो अपना निभा रहे हैं, कर रहे हैं वहाँ साफ सफाई का। क्योंकि जो फोम बनती है यमुना के अंदर, जब गंदे नालों का पानी यमुना के अंदर गिरता है तो वहाँ एक झाग सी पैदा हो जाती है, आपने कभी देखा होगा।
ये समय समय पर यहाँ सफाई के नाम पर कई बार वायरल होती हैं तस्वीरें, उसमें आप साफ देख सकते हैं। और उसी झाग को नष्ट करने के लिए, उस जल को साफ सुथरा करने के लिए एक प्रकार का ये केमिकल होता है जो आपको उस वायरल में वीडियो में देखा होगा। और वो संजय शर्मा जो जल बोर्ड के डायरेक्टर हैं, और वो वहाँ अपने कर्मचारियों के साथ वहाँ सफाई वाले अपने काम में लगे हुए हैं, और इधर प्रवेश वर्मा एक कैमरामैन को साथ लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी इतनी बुरी तरह से इंसल्ट करते हैं। उनको कहते हैं कि क्या मैं आपके सर पर डाल दूँ। अब जिन लोगों ने इतनी पढ़ाई की, कंपटीशन दिया होगा, उनका सिलेक्शन हुआ और वो जॉब कर रहे हैं, वो सरकारी अधिकारी हैं, और उनको एक ऐसा सांसद जो चुना हुआ है जनता द्वारा, और वो केवल 5 साल के लिए चुना गया है, और वो पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन पर उनके बेटे साहब सिंह वर्मा का ठप्पा लगा हुआ है। और मोदी, जैसा कि आपको मालूम है, भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी छत्र छाया में इस प्रकार की ये बातें करते हैं। भाजपा के और भी बहुत सारे लोग हैं, साक्षी महाराज है, प्रज्ञा ठाकुर है, और इनके समय समय पर आपने बहुत बार देखे होंगे, वीडियो वायरल होते हैं, और ये कभी महात्मा गांधी के बारे में बहुत गलत बयान देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और इनका एक ही एजेंडा है कि मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं को भड़काना, नफरत फैलाना और सत्ता सुख भोगना। और ये प्रवेश वर्मा ने 2 दिन पहले इतना भद्दा व्यवहार किया उस अधिकारी के साथ जिसका नाम संजय शर्मा है। और ये सौरभ शर्मा जो हैं, दिल्ली जल बोर्ड के आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये वीडियो वायरल किया है, और उन्होंने उनकी ये करतूत दिखाई है और जनता को दिखाया है कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लाखों लोगों ने, क्योंकि कम से कम 8-10 लाख लोगों से 8 से 15 लाख लोगों द्वारा चुना जाता है एमपी, और इतने लोगों द्वारा निर्वाचित एक सांसद इस प्रकार की भाषा बोल रहा है। आप सोच सकते हैं कि कैसा समय आ गया है। आपने शायद ही पहले 2014 से पहले इस प्रकार के कभी वीडियो देखे होंगे, और आप सोच सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाना है, कांग्रेस मुक्त देश को बनाना है, और ये भ्रष्टाचार में खुद ही बीजेपी जो है फंस गई है, और दुनिया भर का भ्रष्टाचार फैल रहा है, और आम लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और ऐसी भाषा जो एक मवाली होते हैं, गंवार लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इनसे तो अनपढ़ लोग जो होते हैं ना, वो भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर, वातावरण को देखकर उन्हें बहुत ज्ञान हो जाता है, वो बहुत समझदार होते हैं, और उन्हें डर होता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और वो सोच समझ कर बोलते हैं। लेकिन जिन पर मोदी जी की छत्र छाया है, और भाजपा से हैं, वो निर्वाचित हैं, सांसद हैं, और साहब सिंह के बेटे हैं, तो जब सैया भय कोतवाल तो डर का एका होए, तो ये तो वो बात होगी। तो साथियों, आज आपने और भी कल आज वीडियो देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ गुजरात से, मोरबी से एक पुल टूटा है जिसमें 134 लोगों जो मारे गए हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर न तो कोई शासन जो व्यवस्था है, कानून का राज खत्म हो गया, गुंडागर्दी है, तानाशाही है, और आपको इनके भाजपाइयों के जो इस प्रकार के नेता लोग हैं, निर्वाचित हैं, और एक उन पर जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन वो इस प्रकार की जब हरकतें करते हैं, इस प्रकार की जो भाषा शैली उनकी है, तो ऐसा लगता है कि उन्हें राजतंत्र स्थापित करने जा रहे हैं, क्योंकि राजाओं के समय भी इस प्रकार होता था। मैं थोड़ी सी आपको बात ये भी बताना चाहूँगा कि 1857 में जो पहला आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे क्रांति बोली जाती है, 1857 की क्रांति,
जो मंगल पांडे के माध्यम से मेरठ की छावनी के अंदर ये एक विद्रोह हुआ था। और उस स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है, तो उसकी जो बागडोर थी वो राजाओं के पास थी। और राजाओं से उस समय के लोग थे, जो प्रजा थी, वो बहुत दुखी थी। और उन्होंने इसीलिए साथ नहीं दिया उनका, क्योंकि वो उनसे दुखी थे। वो चाहते थे कि इनसे पेंडा छूटे, इनसे पीछा छूटे राजाओं से। और उनसे अच्छा तो अंग्रेज लोग हैं, जिनके अच्छे कानून हैं, और वो अंग्रेजों के जो शासन था वो देखना चाहते थे। उन्होंने उस आंदोलन में इन राजाओं का साथ नहीं दिया, और इसलिए ये पहला जो स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है ये फेल हो गया। और साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक देश पर राज किया। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी, व्यापारी लोग थे, आए थे, और धीरे धीरे यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजा लोग आपस में भिड़ते थे, लड़ते थे, फूट थी। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने ऐसी एक पॉलिसी अपनाई, और उसमें वो कामयाब रहे, पूरी तरह से कामयाब रहे। और लचर यहाँ स्थिति थी, राजाओं की आपस में लड़ते थे, तो फूट की वजह से उन्होंने धीरे धीरे अपना पैर जमाने शुरू किए। और वो गुजरात से शुरुआत की थी अंग्रेजों ने, सूरत से। और उन्हीं अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो उन्होंने गुजरात और सूरत बंदरगाह से वो उतरे थे, वहीं उनकी ब्रिटिश व्यापारियों की कंपनी थी। और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसी पॉलिसी पर अब 2 गुजराती बंदे हैं जो पूरे देश को अब कब्जा करना चाहते हैं। वो 2 आदमी आप जानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, मुझे बोलने का अधिकार है। मैं अंडर सेक्शन 19 क्लास 1 के तहत मैं कह सकता हूँ, मुझे आज़ादी है, मुझे संविधान जो अधिकार देता है। साथियों, मैं इसी बात को लेकर ये कह रहा हूँ कि वो एक तो अंग्रेज लोग थे, वो तो चले गए, और बड़ी मुश्किल से गए। और उसमें आपने देखा होगा, कम से कम 600 रियासतें सी वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इन देशी रियासतों का एकीकरण किया गया और उनको भारत के अंदर शामिल किया गया। लेकिन लड़ाई लड़ने वाले कौन नहीं थे? वो राजा लोग नहीं थे, वो रियासतों के मालिक थे। जो राजा लोग थे वो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया। वो तो अंग्रेजों के समय भी उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी, और वो अपने सुख समृद्धि में ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे थे। और विदेशों में आज तक उनके कारोबार चल रहे हैं, विदेशों में भी उनकी प्रॉपर्टी अनाप शनाप है। तो इसलिए अब दोबारा से वही सत्ता में, फिर उनके हाथों में सत्ता धीरे धीरे जा रही है, उन्हीं राजा लोगों के पास। आपने उनके बड़े बड़े महल देखे होंगे, बड़े बड़े बंगले देखे होंगे, किले देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े गढ़ देखे होंगे। वो किसने बनवाए? क्योंकि उनका जो मुंह से बात निकलती थी ना, वही कानून होता था। वो आदेश देते थे, जो भोले भाली जनता थी, गरीब लोग थे, उन पर जैसा आदेश देते थे तो आम प्रजा को उनके आदेश की पालना करनी ही पड़ती थी। वरना ऐसे इतने बड़े बड़े गढ़, उस समय कोई ट्रैक्टर नहीं थे, कोई बड़ी बड़ी क्रेन नहीं थी, कोई मशीनें नहीं थी, जेसीबी नहीं थी, है तो कैसे बन गए इतने बड़े बड़े गढ़? आप पढ़े लिखे हैं, आप सोच कर देखिए। आपको हिंदुस्तान के अंदर हजारों गढ़ मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े, इतनी ऊंची पहाड़ियों पर बने मिलेंगे आपको गढ़। तो इतने इतने बड़े पत्थर वहां कैसे गए? और आपको कहीं ऐसे रेगिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े गढ़ देखने को मिलेंगे, वहां वो कैसे गढ़ बन गए? क्योंकि राजाओं का डर था, वो आम जनता पर अत्याचार करते थे। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी शासक हुए हैं उस समय, राजतंत्र था भले, जिन्होंने लोक कल्याण के काम भी करवाए। और जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान के अंदर एक बीकानेर रियासत थी, जिसका बहुत लंबा चौड़ा राज्य था, साम्राज्य था। पाकिस्तान में जो भावलनगर है ये एरिया था, बठिंडा तक था, और ये गंगानगर जिला था। और यहाँ जो राजा थे बाद में अंग्रेजों के समय में,
महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने गंगा कैनाल नहर का निर्माण करवाया। 1927 में उन्होंने बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ इधर रेलवे लाइन भी बिछाई, गंगानगर तक कभी वो रेल लाइन लेके आए। उन्होंने विकास के काम करवाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादातर ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने हमेशा जनता का शोषण किया। उन्होंने अपने मुंह से जो कुछ बोल दिया जनता को वैसा करना पड़ता था। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि आम लोग जो हैं उन पर बड़े जो है अधिकारी हैं या बड़ी पार्टियों के बड़े लीडर हैं, और जो राजाओं के काल में जिन राजाओं ने कोई आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, तो उनको अब पुनः सत्ता का जो है वो हस्तांतरण किया जा रहा है धीरे धीरे। तो जब देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब जनता का राज, और जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि जो होते हैं वो शासन चलाते हैं, देश के विकास के बारे में सोचते हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हैं, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हाथों में होती है। देश की बागडोर जब हम उनके हाथों सौंप देते हैं तो उनकी एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि वो देश की रक्षा करें, देश का चहुमुखी विकास हो। लेकिन यहाँ विकास किसका हो रहा है? मौजूदा जो सत्ता है भाजपा के हाथों में है, केंद्र की सत्ता, और भाजपा किसका विकास कर रही है? नफरत का, और एक ही संप्रदाय के खिलाफ, एक ही समुदाय विशेष के खिलाफ, क्योंकि वो 20% हैं और हिंदू जो हैं 80% हैं। इसलिए उनको ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण, ऐसे ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करके हिंदुओं का एकीकरण करने के सिवाय और कुछ भी कोई मकसद नहीं है कि हिंदुओं का एकीकरण हो जाए, पोलराइज हो जाए, और हिंदू मतदाता जो भाजपा को मतदान करें और वो सत्ता में बने रहें। यही है एजेंडा इनका। लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं। अब देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक दृष्टि से देश पंगु होता जा रहा है। भुखमरी का आंकड़ा जो पहले से कितना नीचे जा चुका है, पहले की बजाय हर बात में आप देख लो, महंगाई इतनी अधिक बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि जो आम लोग हैं उनका जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन मोदी जी हैं, देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम साहब हैं, उनके मुंह से एक भी बात नहीं निकलती। वो अपने जुमले छोड़ने में, जुमले फेंकने में ही व्यस्त रहते हैं। गुजरात मॉडल का ऐसा उन्होंने प्रचार किया 2014 के अंदर, लेकिन जब बाद में लोगों ने वहाँ देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बीजेपी द्वारा 8 सालों के अंदर देश का बेड़ा गर्क कर दिया गया साथियों, और कुछ नहीं। ये सिर्फ सत्ता में किस बात पर आ रही है, सत्ता के अंदर बनी हुई है केवल हिंदू मतदाताओं की वजह से। हिंदू मतदाता जो है उनका ये पोलराइजेशन करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, और उसी के आधार पर ये सत्ता में बने हुए। वरना ऐसा कोई भी ऐसा इन्होंने अच्छा काम नहीं किया जिसके आधार पर इनको सत्ता में बने रहने का कोई हक हो, कोई राइट हो, अधिकार हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ हिंदू ध्रुवीकरण की जो इनकी पॉलिसी है, जो विचारधारा है, और जैसा कि आप बोलते हैं कि ये राष्ट्रवाद के नाम पर भी वोट मांगते हैं या राष्ट्रवादी विचारधारा इनकी, बिल्कुल गलत है। ये जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने वाले और होते हैं और दिखाने वाले और, ऐसा ही कुछ ये भाजपा का एजेंडा है और कुछ नहीं आनी जानी। तो साथियों, अभी 2024 में चुनाव आने वाले हैं और फिर से इन्होंने फेंकना शुरू कर दिया है। आधारशिला रखने जगह जगह रख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी, जिस जिस स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय के अंदर, वहाँ इन्होंने शिलापत्थर रखे जा रहे हैं, शिलान्यास किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ हजारों करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया जा रहा है। लेकिन होगा क्या उसमें? आज तक 8 सालों के अंदर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहाँ स्मार्ट सिटी कहाँ? आज तक नहीं दिखे कहीं। वाराणसी को कोयटा बनाने जा रहे थे, लेकिन नहीं। हर जो बीजेपी के जो एमपी थे या देश के अंदर जो भी एमपी थे, उनको उन्होंने 5-5
5-5 गांव गोद लिए थे जिनके अंदर हर तरह की सुविधा होगी, स्कूल होंगे अच्छे, स्वास्थ्य केंद्र होंगे अच्छे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन होगी, लेकिन अब सेमी बुलेट ट्रेन तो खैर चलने लगी है, लेकिन वो भी 8 सालों के बाद। और गंगा सफाई, यमुना सफाई, चंबल सफाई, यानी नदियों की जो है सबसे बड़ी बात तो इन्होंने जो कही थी कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है और सफाई करेंगे मोदी जी, लेकिन आज तक कोई ऐसी सफाई में इतनी कोई ज़्यादा तरक्की नहीं हुई, इतना कोई नहीं हुए। इन्होंने तो बस जो वाराणसी घाट है, इलाहाबाद के घाट हैं या प्रयागराज के घाट हैं, उनका जो है नवीनीकरण किया है। वहाँ इन्होंने कुछ पर्यटकों के लिए या वहाँ वो घाट है अच्छे वो दिखें, सुंदर दिखें, पर्यटक वहाँ आएँ, वहाँ का इन्होंने विकास किया है। या जो बीजेपी के लोग हैं, लीडर हैं, उनके अंदर घमंड का, ईगो का विकास हुआ है, दादागिरी, गुंडई का विकास हुआ है। गैस सिलेंडर 450 की बजाय दोगुने से भी ज़्यादा रेट हो गए। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो भी दोगुने तक पहुंच चुके हैं। सरसों का तेल 70 रुपये था जो 200 पार हो चुका है। हर चीज़ महंगी हो चुकी है साथियों। तो आप अगर देश का भला चाहते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, देश के लिए जीवन बलिदान करने वाले उन शहीदों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमारे कूच कर जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद हमारे देश के अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा, इस तरह की तू में इस तरह से धार्मिक भेदभाव होंगे, इस प्रकार की नफरत फैलाई जाएगी, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने ये सोचा था कि हम देश को आज़ाद करवाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, उसके बाद हमारे ही हाथों में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो सुख शांति से रहेंगे, वो गुलामी की ज़िंदगी नहीं जिएंगे। लेकिन अब आज़ाद भारत में भी आम जनता जो गुलामी की जीवन जी रही है, जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने कभी खुद के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ाए, इनके खुद के बच्चे कोई इंग्लैंड पढ़ता है, कोई यूएसए में पढ़ता है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ता है, कोई इंग्लैंड पढ़ता है, विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए इन्होंने ऐसे घटिया स्तर के स्कूल, विद्यालय, कॉलेज बनाए हैं जहाँ पूरी तरह से सुविधाएं भी नहीं मिल रही। और वो जानबूझकर, मैं तो कहूँगा ये जानबूझकर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे। क्यों कि इनके मन में, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है उनके दिल में यही होता है कि अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उन्हें अपने अच्छे भले बुरे दिनों का सब ज्ञान हो जाएगा, इतिहास के बारे में वो जान जाएंगे। तो हम इनको अनपढ़ रखें, अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो इनका पशु तुल्य जीवन होगा। और ये एक भेड़ चाल होती है, जिस प्रकार इनको हम गुमराह करना चाहेंगे इनको हम करते चलेंगे और इनको हम बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और ऐसा ही हो रहा है साथियों। इनके बहकावे में आकर, इनके झूठे जुमलों के अंदर फंसकर हम अब ये निर्णय नहीं कर सकते हमारे लिए अच्छा कौन है और बुरा कौन है, हमारी भलाई का काम कौन करेगा। हम खुद अनपढ़ हैं, इसलिए मैं तो कहूँगा भले ही हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर भी हम अनपढ़ गंवार हैं, क्योंकि हम ऐसे गुंडों को हम जिताते हैं, उनको संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं चुनकर। तो हमारे पास तो सबसे बड़ा हथियार यही है, एक मतदान का अधिकार है, जिसके आधार पर हम ऐसे लोगों को संसद या विधानसभा के अंदर जाने से रोक सकते हैं। लेकिन हम खुद भेजते हैं चुनकर उनको, क्योंकि ये पार्टियां भी ऐसे ही लोगों को टिकट देती हैं। तो आप देश की रक्षा के लिए तो आप जीवन बलिदान कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं, सीमा पर प्रहरी बनकर हमारे फौजी भाई वो जान दे देते हैं लड़ते लड़ते। लेकिन जो देश के अंदर हमारे दुश्मन हैं, इनसे हमें लड़ने के लिए हमें एक ही हथियार दिया गया और वो है मतदान का अधिकार, वोट का अधिकार। उसका हम सही से इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसलिए साथियों, आप पढ़ लिख कर भी
अनपढ़ नहीं बने। अगर आप देश का भला चाहते हैं, आप सच्चे देश के नागरिक हैं, आप अपने आप को भारतीय मानते हैं, तो साथियों आप अपने देश को बचाएं। बाहर से तो विदेशी ताकतों से तो हम अपने देश की रक्षा करते हैं, बचाते ही हैं, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन है, देश को खोखला कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ भी अब लड़ने की जरूरत है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमारी वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये जो है राजनीति देश की ऐसी हो चुकी है कि यहाँ के जो भी राजनीति में लोग जाते हैं वो देश को लूट कर और हजारों करोड़ रुपया अपने विदेशी बैंकों के अंदर जमा करवा रहे हैं और अपने बच्चों को भी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप अगर सच्चे देशभक्त हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप चुनावों के अंदर अपने दिमाग से काम लें, सही नेता को चुनाव करें और मत जो अपना मत का मतलब होता बुद्धि, दिमाग से काम लें और मतदान यानी अपना जो विचार है, अपना जो है आप क्या चाहते हैं, किसको चुनना चाहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप सही आदमी का चुनाव करें, सही उम्मीदवार का चुनाव करें, सही पार्टी का चुनाव करें। आप किसी के बहकावे में मत आए, आप बिके नहीं, आप झूठे झांसों जुमलों में मत फंसे। चुनावों के अंदर ऐसे ऐसे मैनिफेस्टो प्रस्तुत किए जाते हैं सभी पार्टियों द्वारा, लोग लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन होता क्या, कुछ भी नहीं। तो इसलिए साथियों अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं क्षमा याचक हूँ। साथियों आपने अभी तक अगर हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।